तो बहुत छोटी छोटी सी खबर है, इस पर इतना डिस्कस की जरूरत भी नहीं है। तो यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया पे कौन सी बात को चला दिया जाए, और वेस्टर्न मीडिया अब अमेरिका के पास छिपाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने कहा दिया कि हमारी वजह से 8,000 ईरान की फांसी रोक दी गई। इसका मतलब कि 8,000 जो लोग दंगा कर रहे थे वो सब आपके आदमी थे। आप तो अपने मुंह से ही कह रहे हो ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि हमने 8,000 लोगों की फांसी रुकवा दी। तो आपने तो फांसी रुकवा दी, इसका मतलब कि वो आपके आदमी है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प किस लेवल के नेता हैं उसको समझिए आप, कितनी बड़ी बुद्धि है उनकी, और क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो नेपाल बांग्लादेश के नहीं है। हर एक की उम्मीद कुछ और होती है। नेपाल का प्रधानमंत्री, बांग्लादेश का, पाकिस्तान को चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल और म्यांमार जैसे कंट्री के प्रधानमंत्री भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे कि हमने 8,000 लोगों की फांसी रुकवा दी। मतलब इतनी बड़ी तैयारी के बाद जो है अपना वो मतलब क्या कहते हैं, मैंने वो कर रहे हैं, मैनेज, मतलब नुकसान की भरपाई करने के लिए वो अपने अमेरिकियों को बता रहे हैं कि हमने 8,000 लोगों की फांसी ईरान में रुकवा दी। इसका मतलब वो अमेरिकी थे। रजा पहलवी जो हैं उनका कोई रोल है? मतलब इस पूरे प्रकरण में न तो अमेरिका उनको मान रहा है न ईरान मान रहा है, और उसको बीच में ये सब तो अटकाने भटकाने। सवाल इस बात का है कि आज 35-30 हजार से ज्यादा अमेरिकी बेस छोड़ के अमेरिका गए हैं। इराक पूरा खाली हो गया। इराक का बेस जो है सिर्फ सैनिक नहीं, सारे हथियार, औजार और सब कुछ चले गए। इराक से अमेरिकी बेस खाली हुआ, कतर से खाली हो गया। ये इस खबर को दबाने के लिए ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चलाया गया। आज 30,000 अमेरिकी सैनिकों ने अरब की पूरे जो बेसेस थे 14-15 उनके सारे बेसेस से सबसे बड़ा बेस था इराक के अंदर। इराक से मशीन से लेकर, टैंक से लेकर, खाना खाने की टेबल तक आज निकल चली गई अमेरिका। डाइनिंग टेबल तक सोचिए। अब वहां सिर्फ बिल्डिंगें और रनवे के अलावा कुछ नहीं बचा है, सब कुछ अमेरिका चला गया। 30,000 सैनिक जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प मजाक उड़ाते थे जियो बाइडेन का कि उन्होंने अफगानिस्तान से दुम दबा के भागे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसा बोलते थे। आज वही काम तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं। ईरान के डर से जो हालत हुई है, अमेरिका ने अपनी जो भद पिटवाई है कि आज इराक जैसी सबसे बड़ा बेस इराक है उनका, उसको समझिए कि आप डाइनिंग टेबल तक आज जहाज पे लोड हुआ है अमेरिका जाने के लिए। एक 0 सैनिक है वहां। इस पूरी खबर को दबाने के लिए हास्यास्पद खबरों को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोग उसी में उलझे रहें। रजा पहलवी को पूछ कौन रहा है? कौन पूछ रहा है उनको? किसी भी न 0 में है, न 1 में है, न 2 में है, न 3 में है, न 13 में है। न तो उनको अमेरिका ने कोई भाव दिया, न ईरानियों में, ईरान में उनका कुछ है। तो इन सारे खबरों को अमेरिका की चाल है, वेस्टर्न मीडिया की चाल है कि अमेरिकी खबरों को दबाने के लिए कि 30,000 सैनिक दुम दबा के भागे अमेरिका, ऐसी हेडिंग ना बने, इसलिए टीवी हैक कर लिया और ये हैक कर लिया। समझिए बात को, ये मीडिया का लड़ाई है, मीडिया परसेप्शन की लड़ाई है। ये नहीं है कि ये सारा पूरा अफगानिस्तान से लेकर के पूरा अरब खाली हो गया, मिडिल ईस्ट से अमेरिका गया। खबर ये बननी चाहिए, उस खबर को ना बने, इसलिए ये खबरें चलाई जा रही जी। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये है। और बल्कि 2025 में इराक का ये जो बेस था ये खत्म होना था, खाली इनका मतलब जो मुआहिदा था वो खत्म हो रहा था, वो ले गए तो और भी बादशाह लोग डर गए। दूसरे जो कमजोर प्रधान, आज क्यों नेटो की बात हो रही है, अरब नेटो की बात क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि वेनेजुएला जैसी घटना दूसरे छोटे देशों के साथ ना हो।
डर तो छोटा ही ना डरता है, क्योंकि उसके पास मिलिट्री पावर कम होती है। वो कहाँ से अपनी इकोनॉमी देखेगा या मिलिट्री पावर बनाएगा? अब सिंगापुर चाइना से थोड़ी लड़ पाएगा, सिंगापुर नहीं लड़ पाएगा ना चाइना से। तो वो क्या करेगा? वो नेटो का मेंबर बनेगा, ताकि उस पर कोई हमला हो तो उस पर नेटो आए। लेकिन यूक्रेन के युद्ध से अमेरिका ने नेटो की कमर तोड़ दी, उनकी सोच को खत्म कर दिया। इसलिए ये जो पूरा आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो घटना हुई, वो पूरी दुनिया के हिसाब से गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही कायरतापूर्ण घटना थी। उसके बाद आज अरब नेटो ने ये मन बनाया कि हम सब जो है, अब मिस्र, इजिप्ट, जॉर्डन की क्या स्थिति है, लड़ेगा अमेरिका से। लेकिन जब वो नेटो का, अरब नेटो का मेंबर हो जाएगा, तब उस पर भी हिम्मत नहीं पड़ेगी आंख उठाने की। आज ग्रीनलैंड की बात हो रही, डेनमार्क की। ग्रीनलैंड का जो लीडरशिप है वो डेनमार्क के पास है, और डेनमार्क यूरोप में पड़ता है, और ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका में है। और ग्रीनलैंड की पूरी जो पॉलिटिकल पावर है वो डेनमार्क के पास है। डेनमार्क यूरोप का पार्ट है। आज अमेरिका उसको धमकी दे रहा है, तो उसने इशारा कर दिया कि भाई रूस और चाइना उसकी मदद में उतरेंगे, ईरान भी मदद में उतरेगा। और जब सारे लोग मदद में नेटो बन जाएगा, तो नहीं तुम नेटो का मेंबर बनाओगे तो हम अरब नेटो के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन है ना, दुनिया में 3 संगठन बन गए। अब सिर्फ अरब नेटो नहीं था, उधर यूरोपीय यूनियन था। अब अफ्रीका कंट्री का एक मिलिट्री पावर बनने जा रही है। इब्राहिम तरोड़े उस पर कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपनी करेंसी, इधर ब्रिक्स करेंसी, उधर डॉलर और यूरो पाउंड तो उसी में है। यूरो पाउंड की भी डॉलर में ही मान लीजिए उसको। अब मसला है कि ब्रिक्स करेंसी बनने के बाद, ब्रिक्स का जो लीडरशिप करेंसी बनने के बाद डॉलर की स्थिति क्या होगी? क्योंकि ब्रिक्स करेंसी पूरे यूरोप में भी चलेगी और एशिया में भी चलेगी। समझ रहे हैं आप? इधर नेटो बन जाएगा तो यूरोपीय यूनियन के जो लीडर्स में फूट पड़ चुकी है। हमें तो ये लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कभी होगा तो यूरोप के अपने देश के बीच में होगा, यूरोपियंस के बीच में होगा, यूरोपियंस के बीच में हो जाएगा। एशिया से नहीं होगा। वो एशिया रूस में नहीं होगा। अगर नेक्स्ट कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, हमें तो उसे उम्मीद कम है कि अब दुनिया में कोई युद्ध नहीं होगा। बस अब जितना होना था हो गया। अब शांति की तरफ दुनिया बढ़ रही है। ये बात सबको समझ में आ गया है। अच्छा, आज ईरान ने इतना खर्च करके अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई किसके लिए? अमेरिका के लिए ना। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो दुनिया का अमेरिका है। मानवता का दुश्मन तो अमेरिका बन रहा है ना। अमेरिका अपना मिलिट्री पावर, यदि अमेरिका का मिलिट्री पावर कम हो जाए तो दुनिया में किसी को हथियार खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे लोग अपने अपने हथियार खत्म कर दें, तो जो पैसा आज हथियार पे खर्च हो रहा है वो पैसा मानवता पे खर्च होगा। स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, बेहतरीन सड़कें बनेंगी, बेहतरीन बिल्डिंगें बनेंगी, लोग अच्छे से रहेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? और जो लड़ाई लड़के जो बात आप तय कराना चाह रहे हैं, वो बैठ के टेबल पर बात हो जाएगी। अब लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर हुई तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के देशों के बीच में होगी और अमेरिका वर्सेस यूरोप के कंट्रीज के बीच में होगी। जैसे ही अरब नेटो बना, सारा प्रेशर यूरोप के ऊपर हो जाएगा और अमेरिका और यूरोप के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका हो सकती है अगर हुई तो। वैसे मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर हुई तो, क्योंकि अरब नेटो बनने के बाद पूरी दुनिया में शांति, जंग का मैदान सिर्फ मिडिल ईस्ट बना हुआ था, मिडिल ईस्ट का तेल बना हुआ था। समझ रहे हैं आप? पूरा मिडिल ईस्ट का तेल, और मिडिल ईस्ट की वजह से जंग का माहौल पूरी दुनिया में बना है कि हर लोग चाह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा कर लें ताकि हमारा पावर जो है, पेट्रो डॉलर हमको हमारा मिलने लगे। सारी लड़ाई इसी बात की है। चाइना, अच्छा, तेल की भी महंगाई कम हो जाएगी अगर चाइना का दबदबा कम हो जाएगा, अरे सॉरी, अमेरिका का मिडिल ईस्ट पर, तो तेल भी सस्ता हो जाएगा। तेल की वजह से पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी का दौर आया है ना, ये तेल की महंगाई की वजह से आया है। तेल की महंगाई की वजह से आया आर्थिक मंदी का दौर जो हुआ है।
ये तेल की वजह से हुआ है। आज अगर तेल सस्ता हो जाए ना, आज जो है पूरी दुनिया में महंगाई खत्म हो जाएगी। जी। होगा। जो ईरान चाहेगा वही होगा फिलिस्तीन में, ये आप जान लीजिए। अब टर्की और अरब ये दोनों अमेरिकी परस्त हैं। अब ये लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका की भी इज्जत बच जाए और हम लोग की भी इज्जत बच जाए और काम भी हो जाए, क्योंकि टर्की ने जिस तरह से रोल प्ले किया है इस लड़ाई को, आज अगर ईरान में युद्ध नहीं हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी वजह टर्की और अरब है। जी। क्योंकि टर्की अगर मेडिटेरियन सी लॉक कर देगा तो अमेरिका क्या करेगा? अपना जहाज भेज पाएगा? ईरान कहां से जाएगा? लाल सागर से पहले ही थका हुआ है। और यूएई की तरफ से अगर उसने जगह दे दिया, यूएई ने अपने समुद्र की जगह, तो यूएई बचेगा? यूएई नहीं बचेगा। और इसलिए यूएई को पता है कि यूएई जो है वो रेत पर बना महल है, उसको बहुत टाइम नहीं लगेगा गिराने में। यूएई की जो इकोनॉमी है ना, वो बिल्कुल ऐसे पानी के झाग जैसी है, जो बहुत जल्दी सिकुड़ के खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी स्टेबल नहीं है वहां की। जैसे अरब की इकोनॉमी देखिए, कोरोना के बाद बहुत सी कंट्रीज की इकोनॉमी क्रैश कर गई, क्योंकि उनकी प्लांटेड इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बैलून में हवा भरने जैसा है। एक पिन मारो तो बैलून फट जाता है। उसी तरह से यूएई की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है। 15 दिन के अंदर इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी उसकी, क्योंकि उसका कोई नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं इकोनॉमी की। जैसे हम लोग भारत में एग्रीकल्चर हमारा नेचुरल रिसोर्स है। कोरोना में दुनिया मर रही थी और हम लोग खेतों के गल्ले से खा रहे थे। हमारे पास अपनी कैश क्रॉप है, एग्रीकल्चर है हमारे पास, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अरब के पास तेल है, किसी के पास पानी है, किसी के पास कुछ है, एक यूएई के पास कुछ नहीं है। वो केवल दुनिया भर के जो लोग हैं, पसमंदा मिजाज रखने वाले लोग, वो आकर के अपनी, जैसे ईरान पर सैंक्शन लगा दिया तो ईरान ने मेड बाय यूएई कर दिया, यूएई के थ्रू चला गया। भारत में टैक्स ज्यादा लग रहा है तो यूएई की तरह चला गया। पाकिस्तान का माल भारत नहीं आ पा रहा है तो यूएई के थ्रू चला जा रहा है। ये इसकी इकोनॉमी है उसके पास। उसके पास अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है। जैसे ही बाईपास किसी को करना है, अब आप इंडिया में आप मार्केट में जाइए, धूम मची रहती है पाकिस्तानी सूट, हम लोग भी सुनते रहते हैं पाकिस्तानी सूट पाकिस्तानी सूट। तो मैंने पूछा कि भाई हम लोग में तो इतना टेंशन है, ये माल आता कैसे? तो बोले यूएई के थ्रू आता है। अब बोलिए आप, तिजारत बंद नहीं है लेकिन रास्ते बदल गए। तो इसी तरह की इकोनॉमी का जंक्शन है यूएई। स्टेबल इकोनॉमी नहीं है उसकी। जैसे हमारे पास अगर 10 कुंटल गेहूं घर में रखा हुआ है तो 10 कुंटल की इकोनॉमी हमारी स्टेबल है ना। हम रोटी अचार खाते रहेंगे, मिर्चा में नींबू डाल के रोटी खाते रहेंगे, नमक रोटी खाते रहेंगे, मरेंगे नहीं ना हम, क्योंकि हमारे पास 10 कुंटल का बैकअप है गेहूं का। हमें मार्केट से खरीद, अब जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन के पास अब बाहर माल नहीं जा रहा है तो अपने देश में है, कुछ नहीं है तो दाल चावल रोटी सब्जी तो है ना घर में। समझ रहे हैं आप ना, ये चीज है।